सिविल ज्ञान में सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। जैसे कि आज हम लोग यूपीएमआरसी जेईई का फुल पेपर सॉल्यूशन करने लग रहे हैं यहाँ पे। तो इससे पहले हमारे जो 8 बजे क्लास हुई थी उसमें हमने लगभग 23 से 32 क्वेश्चन को किया था। आज इस क्लास में हम पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि पूरा क्वेश्चन आपका हो जाए। आप सभी को पता है कि यूपीएमआरसी जेईई में पूरा पेपर में 90 क्वेश्चन आपका आया था, जो आपके टीसीएस पैटर्न पे बेस था। आपका टीसीएस पैटर्न क्या होता है, कैसे होता है, आज हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। और इस एग्ज़ाम को मैंने भी दिया था और इससे पहले मैंने जो कट ऑफ बनाई थी उसमें मेरे मार्क्स कितने थे मैंने सारी बातें डिस्कस कर ली है। और सेफ स्कोर क्या हो सकता है, आपकी स्ट्रक्चर कट ऑफ क्या जा सकती है, मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखी है तो आप जा करके उसको देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 इस वीडियो की बना रखी है जिसमें हमने 23 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर चुके हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं बचे हुए और क्या क्या आया हुआ है, क्या क्या हम उनसे सीख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं भैया। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं ज़रूर उसको देखिए, क्योंकि वहाँ पे हम लगभग 23 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हो चुका है, अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पिछले प्रीवियस क्वेश्चन के ही हैं, तो आप उसको देख सकते हो, वो भी हमारी मेन चैनल पे अपलोड है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या रहने वाला है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है जो कि सर्वेइंग का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि प्रोसेस ऑफ लेबलिंग किसके लिए उपयोगी होता है। तो यहाँ पे जो पेपर था उस पेपर को मैं लेकर आया हूँ, टाइपिंग नहीं हुआ क्वेश्चन का, इसलिए थोड़ा ऑप्शन जो होगा विजुअल कम होगा, तो इसको समझने की कोशिश करना। इसमें क्या समतुलन की प्रक्रिया से प्राप्त आंकड़ों के लिए उपयोगी होता है। तो जो हम लोग लेबलिंग करते हैं, आप सभी को पता है कि लेबलिंग हम लोग करते हैं सर्वेइंग के अंतर्गत। हमारा एक प्रोसेस लेबलिंग का भी होता है जिसके लिए हम लोग डम्पी लेवल का भी यूज करते हैं और कहीं कहीं थियोडोलाइट का भी यूज करते हैं आपका। तो इसमें क्या होता है कि बिंदुओं के बीच सापेक्ष उच्चता ज्ञात की जाती है। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे ए पे है, ये बी पे है। देखने पे हमको लेवल का सरफेस तो प्लेन लगता है, पर वो सरफेस हो सकता है कुछ ऐसे डाउन में हो या हो सकता है कुछ ऐसे अपर में हो, तो वो हमको इस तरह से अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। पर हम डंपी लेवल की मदद से यहाँ पे स्टाफ को रख कर रीडिंग लेते हैं और यहाँ पे रख कर के हम लोग स्टाफ की रीडिंग लेते हैं। इन दोनों के सापेक्ष बिंदुओं की उच्चता ज्ञात की जाती है, तो वही आपका प्रोसेस ऑफ लेवलिंग होता है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि संतुलन की प्रक्रिया से जो प्राप्त डेटा होता है वो किसके लिए उपयोगी होता है। आप इसको अगर थोड़ा गौर से देखोगे तो यहाँ पे ये बातें लिखी हुई हैं कि एक दूसरे के सापेक्ष बिंदुओं की उच्चता ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी तरफ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बीएमसी से। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया ग्रेनाइट, गैब्रो एंड बेसाल्ट आर डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक। आपको पता है ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये डिफरेंट टाइप्स की आपकी रॉक्स हैं, पर ये किसके अंतर्गत आती हैं ये आपको बताना है। ये आपकी इग्नियस होती हैं, मेटामॉर्फिक होती हैं, सेडिमेंटरी होती हैं, कि आपकी किस प्रकार की रॉक होती हैं, आपको ये बताना है। तो ये आपको समझना होगा कि ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, गैब्रो हो गया, ये होती तो सब में इग्नियस रॉक के अंतर्गत ही आती हैं। तो ऑप्शन भी आपको इग्नियस रॉक दिए तो आपका सही हो जाएगा। पर आपसे कहीं पूछ ले कि जो आपका गैब्रो एंड बेसाल्ट है ये इंट्रूसिव है एक्सट्रूसिव है। जैसे कि मान लो आपको मैं बताने की यहाँ कोशिश करता हूँ कि जैसे ही आपका कभी जब आपका कोई मैग्मा या लावा आपका निकलता है यहाँ से, ज्वालामुखी के विस्फोटन से जब आपका यहाँ से लावा आपका बाहर निकल के आता है इस प्रकार से, तो कुछ रॉक्स जो होती हैं वो धरातल के अंदर ही, मतलब ज़मीन के अंदर ही यहाँ पे कुछ रॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार की रॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक। क्या कहते हैं भैया, इग्नियस रॉक कहते हैं। इसी का एग्जाम्पल होता है आपका ग्रेनाइट। अगर ये ज़मीन के अंदर जम रही है तो इसको कहते हैं इनट्रूसिव। क्या कह देते हैं, इनट्रूसिव कह देते हैं। अब कुछ रॉक्स होगी बीच में जम जाती हैं, ना तो जमीन के ऊपर जाती है ना बीचों बीच में, ना तो बिल्कुल नीचे रहती हैं, बीच में जमती हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं हाइपा बेसल। क्या कहते हैं भैया, हाइपा बेसल रॉक इनको कहा जाता है। अब कुछ होती हैं जो वोल्केनिक इरप्शन से बाहर निकल आती है, यहाँ पे जमती है, उनको लोग वोल्केनिक रॉक कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका बेसाल्ट हो गया, गैब्रो हो गया, ये सब आती हैं। पर ये कहीं ना कहीं सारी की सारी जो रॉक होती हैं वो इग्नियस के अंतर्गत ही आती हैं। तो इन्हीं लिए इसीलिए यहाँ पूछा गया है कि किस तरीके से होती हैं, तो इग्नियस होती हैं। अगर पूछा गया होता इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव में, तो यहाँ पे ग्रेनाइट आपका जो होता है वो इंट्रूसिव होता है, ग्रेनाइट आपका इंट्रूसिव में आता है। बाकी ये गैब्रो बेसल आपका किस में आता है, वो आपका एक्सट्रूसिव में आता है। किस में आता है, एक्सट्रूसिव रॉक में आता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द टिम्बर द डिफेक्ट ड्यू टू एबनॉर्मल ग्रोथ
जो होता है। तो जो एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से आपका डिफेक्ट देखने को मिलता है वो आपका जो शेक होता है, ये आपका नोट्स होता है, ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। टिम्बर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब भी आपको एग्जाम दो, टिम्बर में जो डिफेक्ट वगैरह होते हैं, चाहे नेचुरल फोर्सेस से हो, चाहे आपका फ्रॉक्सीनेस हो, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जाना होता है, क्योंकि ये सब एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण आजकल साबित हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पॉइंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि हमारा लगता है ये क्वेश्चन है आपका वाटर ट्रीटमेंट या वाटर क्या कहते हैं सप्लाई से क्वेश्चन से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि फ्लोट अरेंजमेंट इन प्रोवाइड केस ऑफ, जो आपका फ्लोट अरेंजमेंट होता है किस में प्रोवाइड किया जाता है, तो ये आपका एयर रिलीफ वाल्व में आपका जो फ्लोट अरेंजमेंट होता है प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे हमने जो है फ्लोर अरेंजमेंट वाला जो होता है ये आपका एयर रिलीफ वाल्व के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस बार जो है ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोग से देना चाहते हैं कि आप जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाओ तो इस एग्ज़ाम को हमको ये सीखने मिली है कि इन्वायरमेंट में या कोई भी आपका चैप्टर हो या कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, बेसिक चीज़ें भी आपको नहीं छोड़ के जानी होती है। इस बार यूपीएमआरसी के एग्ज़ाम में कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन आ गए थे जो अगर हम लोग ना पढ़ के जाएँ तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इन्वायरमेंट से इस बार वाल्व, इसने वाल्व को बहुत टारगेट किया था। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन वाल्व से पूछे, जैसे आपको पता है रिफ्लेक्स वाल्व होता है, स्कोर वाल्व होता है, ये आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है, एयर रिलीफ वाल्व होता है, फ्लोट वाल्व जो हम लोग यूज़ करते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा था। तो आप कोई भी एग्जाम देने जाओ तो वाल्व वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाना। और एक इसमें जॉइंट भी आता है, इसमें स्पाइगॉर्ड जॉइंट हो गया, ऐसे जो जॉइंट वगैरह होते हैं इन पर भी आपको काम करके जाना होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा एयर रिलीफ वाल्व। अगला क्वेश्चन आपका है द ऑप्टिमम वाटर कंटेंट ऑफ फैट क्ले जनरली लाइज बिटवीन, जो आपका ऑप्टिमम वाटर कंटेंट होता है इसके बीच में लाई करता है, तो वो आपका जो लाई करता है 20 से 25%। कितना लाई करता है भैया? फैट क्ले के अंदर जो ऑप्टिमम वाटर कंटेंट होता है वो आपका 20 से 25% बीच में लाई करता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल वेदरिंग एजेंट, इनमें से कौन सा एक फिजिकल वेदरिंग एजेंट नहीं है। तो आपको पता है कि वेदरिंग की जो प्रोसेस होती है, चाहे आपकी रॉक का निर्माण हो या सॉइल का फार्मेशन हो, कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पर वेदरिंग की प्रोसेस में एक फिजिकल वेदरिंग होती है जिसमें हम लोग टेम्परेचर को पढ़ते हैं, एयर को पढ़ते हैं कि एयर के द्वारा हमारा सॉइल का निर्माण होता है, टेम्परेचर के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा पढ़ते हैं, ग्लेशियर पढ़ते हैं, ग्रेविटी पढ़ते हैं, ये सब फिजिकल वेदरिंग में आते हैं। पर अगर यही एसिडिक हो गया या कोई एल्कलाइन नेचर का हो गया, कोई केमिकली रिएक्शन होगी, तो वो सब किस में आती हैं? आपकी केमिकल वेदरिंग में आती हैं। पर यहाँ पे जो एसिडिक इरोजन दिया है वो आपका एसिडिक वाला जो हो जाएगा वो आपका फिजिकल वेदरिंग एजेंट नहीं होता है। यहाँ पे बाकी ये आपका दिया है, थोड़ा जूम करते हैं, क्वेश्चन देखिए, नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल वेदरिंग एजेंट, इनमें से कौन सा फिजिकल वेदरिंग एजेंट नहीं होता, तो एसिडिक तरीके से वो नैपकिन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है, इसमें क्या लिखा, पूरी परिभाषा दे रखी है कि किसी सामग्री की ऊष्मा को संचालित करने की क्षमता और जो सामग्री की प्रकृति होती है इसकी संरचना सड़नता रंध्रों की अभिलक्षण और मध्य तापमान जिस पर ऊष्मा का विनिमय होता है से प्रभावित होती है के रूप में जाना जाता है। तो ये भैया पूरी जो है थर्मल कंडक्टिविटी या कह दो हिंदी में ताप चालकता की परिभाषा है, बिल्कुल इसमें दे रखा है। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी के साथ जाएंगे, ठीक है। ये ताप चालकता की परिभाषा बिल्कुल दे रखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो स्वच्छता की संरक्षण प्रणाली से संबंधित नहीं है। आप सभी को पता है कि सैनिटेशन सिस्टम एक प्रकार की प्रणाली होती है जिसमें हम लोग सैनिटेशन किया जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन है जो उससे संबंधित है? तो कहा जाता है कि कम प्रारंभिक लागत और अधिक परिचालन लागत जो होती है वो स्वच्छता की संरक्षण सैनिटेशन सिस्टम में होता है। कम प्रारंभिक लागत, जैसे कि संरक्षण प्रणाली में क्या होता है कि जो भी आपके वेस्टेज होते हैं उनको हम लोग एक जगह पे ढेर बना देते हैं, तो वहाँ पे क्या कोई प्रकार की लागत नहीं आती। पर उनको वहाँ से जब वो ढेर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ के आसपास के लोगों में पोल्यूशन कार्ड बनता है, उसको हम लोग कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी करते हैं, तो अब उसके लिए अधिक परिचालन लागत की आती है। तो ये जो ऑप्शन कह रहा है कम प्रारंभिक लागत और अधिक परिचालन लागत जो हो जाएगा, इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका है, एम्पिरिकल फार्मूला व्हिच इज नॉट यूज इन कैलकुलेटिंग द डिमांड ऑफ द सिटी। अगर आपको पता है कि फायर डिमांड निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, बोस्टन फार्मूला यूज होता है, फ्रीमैन फार्मूला यूज होता है, कुशलिंग फार्मूला जो 3182 रूट पी करके होता है, फिर एक आपने सुना होगा 1136 P/5 + 10 होता है, फिर आपका जो है
फ्रीमैन का फार्मूला होता है, जिसमें आपका ये 4637 रूट पी 1 माइनस 0.001 रूट पी करके होता है। तो ये 3-4 फार्मूले होते हैं जो कि फायर डिमांड निकालने के लिए यूज़ किया। लेकिन जो कटर का फार्मूला होता है, क्या कभी आपने सुना है कि कटर के फार्मूले को भी आपके फायर डिमांड निकालने के लिए यूज़ किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। आपके जो कटर का फार्मूला होता है नहीं यूज़ किया जाता है। कटर का फार्मूला कभी भी आपके फायर डिमांड के लिए यूज नहीं किया जाता है। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर यहाँ रहने वाला है। अब देखो अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को बहुत से लोग क्वेश्चन को देखते ही इसको छोड़ देंगे, नहीं करने की कोशिश करेंगे, पर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि ए पाइप थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग हैज डायमीटर 200 mm एंड 100 mm क्रॉस सेक्शन 1 एंड क्रॉस सेक्शन 2। कहने का मतलब क्या है कि एक पाइप है जिसका डायमीटर पहले कितना है 200 mm है, उसके बाद इसका डायमीटर कम हो गया, कितना हो गया है 100 mm इसका डायमीटर हो गया है। ठीक, पहले जो इसका डायमीटर था कितना था 200 mm का डायमीटर था, अब इसका डायमीटर कितना हो गया वो 100 mm का इसका डायमीटर हो गया है क्रॉस सेक्शन 1 से क्रॉस सेक्शन 2 की तरफ। वेलोसिटी ऑफ वाटर एट सेक्शन 1, इस वाले सेक्शन पे जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है वो कितनी है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। ठीक है। द वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 1 एंड 2, अब हमको यहाँ भी वेलोसिटी हेड निकालना है और यहाँ भी वेलोसिटी हेड निकालना है। तो आप हमको ये बताइए कि जो वेलोसिटी हेड होता है, मतलब अगर मान लो कोई पाइप है यहाँ से फ्लो हो रहा है इधर की ओर, तो अब यहाँ अगर वेलोसिटी हेड निकालना जाएगा तो वेलोसिटी हेड जो h होगा वो v1²/2g होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ पे हो जाएगा v2²/2g होगा। तो अब यहाँ की हमको डाया पता है, यहाँ का हमको डाया 2 पता है, यहाँ पे हमको v1 पता है, यहाँ पे हमको v2 नहीं पता है। अगर हमको यहाँ पे वेलोसिटी हेड निकालना पड़े तो हमको v2 की आवश्यकता पड़ेगी। पर इस वाले पोर्शन पे हमको v1 पहले से दे रखा है, कितना 4 मीटर पर सेकंड का v1 हमको दे रखा है। अगर इस वाले v1 हमको पता है कि क्वांटिटी इक्वेशन a1 v1 बराबर a2 v2 होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम सबसे पहले v2 निकालें कि h1 का मान निकालने की वेलोसिटी हेड 1 निकालने। देखो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं। एग्जाम में आप कैसे करोगे? एग्जाम में आपको तुरंत ही सब कुछ नहीं करना होता, थोड़ा दिमाग से काम करना होता है यार, कि हमको वेलोसिटी हेड निकालने के लिए पहले दिया है। अब पहला जो ऑप्शन है सब में कन्वर्जन है, मतलब कि सब में बदलाव है। जैसे पहला ऑप्शन में ए का मान जो दिया है, आपको लिख के दिखा देता हूँ। पहला मान दिया है कि वेलोसिटी हेड 0.50, फिर दिया दूसरे में 0.825 समथिंग या 815 समथिंग दिया है, फिर आपका 0.35 करके दिया है, फिर आपका 0.269 दिया है। मतलब जो पहला वेलोसिटी हेड है वो सब में वेरिएशन है। तो अगर हम लोग यहाँ वेलोसिटी v2 कैलकुलेट करने की बजाय पहले वाले सेक्शन पे अगर हम वेलोसिटी हेड ही निकाल लें पहली बार में, तो हमको ये पता चल जाएगा कि पहले ऑप्शन से ही होता चला जाएगा हमारा, क्योंकि पहले ऑप्शन बहुत वेरिएशन है। यहाँ 0.5 है ए की वैल्यू, यहाँ पॉइंट कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। तो अगर हम लोग ये निकाल लें कि पहला ऑप्शन जो होगा वही उसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन अगर सही हमने दिखा लिया कि v1 कितना, वेलोसिटी हेड इतना है, तो v2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी हेड पहले निकालते हैं। हम क्या निकालेंगे? v1 के स्क्वायर, तो 4 गुणे 4 और 2 गुणे जी का मान 10 मान लेते हैं। 4 चौक 16 और 2 दहम 20, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 5 8 40, तो 0.8 मीटर, 0.8 मीटर लगभग आ जाएगा आपका वेलोसिटी हेड आएगा। अब एक ही ऑप्शन में 0.8 से शुरू हो रहा है, बाकी कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 0.8 से, ना ये शुरू हो रहा है 0.8 से, ना ये शुरू हो रहा है, ना ये शुरू होता है, एक ही ऑप्शन है। तो हमको v1 ही निकालने से हमारा काम बन गया। हमको अब यहाँ इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम यहाँ पे चलें बैठ के v2 निकाल लें और फिर v2²/2g निकालें। अब वो हमारा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। मैंने तो ऐसे एग्जाम में किया था। देखो बी मैंने क्लिक किया था और बी ही इसका आंसर है। तो आपको कभी कभी एग्जाम में थोड़ा बहुत दिमाग से मतलब खेलना होता है, दिमाग के मतलब थोड़ा वहाँ पे थोड़ा अच्छे से मतलब देखना होता है यार कि आखिर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमको क्या निकालना है। तो अगर जो न्यूमेरिकल भी आता है ना, ऐसे ही हो जाता है आराम से। बस थोड़ा ये सोचना होता है यार कि न्यूमेरिकल आ गया तो हम लोग करते नहीं हैं। नहीं, आप आराम से इस न्यूमेरिकल को खेल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो हमने यहाँ आराम से खेल दिया, क्योंकि हमको यहाँ v2 निकालना है तो है हो सकता, पर हमारा एक ही ऑप्शन से हो जा रहा है, तो हम v2 यहाँ पे क्यों निकाल लें, क्यों इतना हम लंबा कैलकुलेशन करें, क्यों अपना टाइम यहाँ पे लॉस्ट करें। हम अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो था वेट डेंसिटी का आपको बताना था। वेट डेंसिटी आपका क्या होता है? वेट डेंसिटी आपको पता है कि W/V होता है। ऑप्शन नंबर ए वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अगला क्वेश्चन आपका था
इन ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हाइड्रेंट, आपको पता है कि हाइड्रेंट आपके जो होते हैं वो आपके फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज किए जाते हैं, फायर के रूप में। जब भी आग वगैरह लग जाती है तो वहाँ पे हाइड्रेंट का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका था, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिल्डिंग मटेरियल स्ट्रेस इज इनकरेक्ट। तो ये आपका सोम का क्वेश्चन था, सोम का क्वेश्चन था। यहाँ पे जो है मटेरियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो ब्रिटल मटेरियल जो होता है हाई प्लास्टिसिटी नहीं, यही आपका गलत आंसर हो जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो हम लोग पढ़ते हैं कि भैया सॉइल आएगा, सर्वे आएगा, बीएमसी आएगा और पीएचई आएगा और फिर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा, पर नहीं, एग्जाम में सोम से भी क्वेश्चन एक आध दो पूछा गया था उसके प्रॉपर्टीज से। अगला क्वेश्चन आपका था, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच आर द फॉलोइंग वुड एक्सिबिट द हाईएस्ट सिंकेज सोलिंग पोटेंशियल। आप सभी को पता है क्ले है, अगर कोर्स है या सिल्ट है तो उसमें से हाईएस्ट किसकी होगा, तो क्ले का होगा, तो क्ले इसका हो जाएगा राइट आंसर। एक क्लोज ट्रेबस है ABCD जो कि रन कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, द इंक्लूड एंगल ए कैन बी कैलकुलेटेड बाई। तो मैंने आपको अभी पिछले क्लास में पार्ट 1 में मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी कह रहा है कि एक आपका क्लोज ट्रेबस है, कैसा क्लोज ट्रेवर्स, तो मान लो क्लोज ट्रेवर्स आपका जो बनेगा ऐसे बनेगा, यहाँ पे आपको ए लेना पड़ेगा और क्लॉकवाइज में ए से बी जाओगे, एंगल बनेगा, कोई एंगल नहीं दिया लेकिन एक ऐसे नॉर्मली बना लेते हैं हम लोग, ये सी हो जाएगा और फिर आपका ये डी हो गया, फिर यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, यहाँ पे का डी हो गया। अब कह रहा है कि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा फार्मूला हम लोग लगाएंगे ए बी, अगर इंक्लूड एंगल ए निकालना है तो फार्मूला दे रखा है। तो क्या करोगे, यहाँ पे देखो, अगर हमको फार्मूला अगर बनाना हो तो आराम से फार्मूला बना सकते हो। कैसे कि मान लो अगर हमको इंक्लूड एंगल ए निकालना है, इंक्लूड एंगल मान लो ये हमको डी वाला इंक्लूड एंगल निकालना है, हमको ये पूरा एंगल निकालना है, ठीक है, हमको ये एंगल आपका निकालना है। तो हमने बताया था कि अगर क्लॉकवाइज ट्रेवर्स बनेगा, अगर जब भी आपका क्लॉकवाइज ट्रेवर्स बनेगा तो अच्छा हाँ एंटी क्लॉक बनाया था, क्लॉकवाइज में याद रखना कि CBF। अब CBF क्या होता है, सी बताता है कि क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है तो इंक्लूड एंगल कोई भी चाहे हो जाए, मान लो एंगल डी निकाले तो इंक्लूड एंगल डी जो होगा, ये बी क्या बताता है, बी बताता है कि फॉर बी बताता है, अगर मान लो हमको फॉर बेरिंग से ही पूरा हमने ट्रेवर्स बना लिया है, अगर हमको बैक बेरिंग ना दी हो तो ये बताता है हमको कि यहाँ पे पहले फार्मूला देख लो कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी रखी हैं। फार्मूले में आपको दे रखा है बैक बेरिंग फॉरवर्डिंग दोनों आपको दे रखा है, तो हम इसको दोनों फार्मूले से यूज करेंगे। कैसे, हम ये यूज़ करेंगे कि एंगल डी हमको निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे बैक बियरिंग ऑफ AD माइनस के फॉर बियरिंग ऑफ DC। अब देखो कैसे ये हमने लिख दिया। अब देखो अगर हमको इस वाले एंगल को निकालना है तो इस वाली लाइन को आगे बढ़ाओ, यहाँ से एक एंगल आएगा, अगर हम इस वाले प्लस माइनस 360 या प्लस माइनस 180, यहाँ 360 होगा अगर बैक बेरिंग पर दोनों रखिए, तो इस वाले एंगल में से अगर हम लोग इसको निकाल दें, ठीक है, इस वाले एंगल में से अगर इसको निकाल दें तो हमारे पास जो एंगल बच के आएगा वो तो आपको अंदर वाला ही बच के आएगा, ठीक है, और वो भी उसमें से 1 2 3 60 से ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा होगा तो बाहर वाला आएगा, अगर कम होगा अंदर वाला आ जाएगा। तो ये बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, बैक बेरिंग ऑफ और फार बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका दे रखा होगा, ये आप देख सकते हैं कि बैक बेरिंग ऑफ DA और फार बेरिंग ऑफ AB, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। को अगर यही आपका मान लो एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एंटी क्लॉकवाइज बनता है AFB, इसमें क्या होता है फॉर बेरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन एंड बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो AFB और CFB से आप याद रख सकते हो, ठीक है। बस अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, भैया हमको ये समझ में नहीं आया, हम फिर से आपको जो है ये कंसेप्ट फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्स वाला पूछा है कि फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्स क्या होता है, तो आपको पता है कि ये एक ही डायरेक्शन में पानी के फ्लो होने देता है और विपरीत डायरेक्शन में पानी फ्लो नहीं होना पाता। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि सिलेक्ट द चेजी फार्मूला, तो आप सभी को पता है B=C√MI से आपका चेजी फार्मूला होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर, इस बात को भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका औद्योगिक नगरों में पत्थरों के किस विलयन के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, वो आपका बेराइटा होता है भैया, ऑप्शन इसको ध्यान रखना, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि औद्योगिक नगरों में पत्थरों के विलयन के अनुप्रयोग द्वारा यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा, बर्नौली इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन था, बर्नौली इक्वेशन का जो एनर्जी पर यूनिट आपका वेट था वो आपको पूरा फार्मूला Z+V² / 2G प्लस आपका H करके जो फार्मूला था
जहाँ पे आपको करना था z बराबर h प्लस बी स्क्वायर बाई 2g, तो आपका वही पूरा फॉर्मूला हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शेयर स्ट्रेंथ आप जो वुड होती है अलोंग द फाइबर कितनी होती है, तो आपकी 6.5 से होती है 14.5 तक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द वुड अलोंग द फाइबर, तो 6.5 से लेकर के 14.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक होती है। रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट। तो ये आपका कौन सा लॉ होता है? जैसे हम लोग एक लॉ पढ़ते हैं कि अगर किसी बॉडी को पानी में डुबाया जाता है फिर उतना ही फोर्स ऊपर से नीचे से लगता है जितना डिस्प्लेस होता है, तो आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। सेम ऐसे एक आपका रिलेशन है कि रेट ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर जो आपका होगा इन वर्टिकल डायरेक्शन, वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट। तो देखो जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाएंगे वैसे वैसे जो वेट डेंसिटी रोजी के मान से ये बढ़ेगा। इस रोजी को हम लोग डब्ल्यू भी कहते हैं, डब्ल्यू एच भी कहते हैं। तो यही आपका पी बराबर डब्ल्यू एच जो होता है वो हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि पूर्ण से भाग की ओर, मतलब कि होल से अगर पार्ट की ओर कार्य करने में कोई कंट्रोल पॉइंट होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई एक्यूरेसी या हाई प्रिसीजन की आवश्यकता होती है। इस बात को भी ध्यान रखना होगा। इन केस ऑफ सर्कुलर सीवर सेक्शन व्हेन इन रनिंग हाफ फुल वेलोसिटी क्या होगा, तो जब भी अगर कहे पानी का फ्लो मतलब कि सर्कुलर सीवर के अंदर अगर फ्लो हो रहा है रनिंग हाफ फुल में हो रहा है तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो इक्वल टू द हाफ वेलोसिटी के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। IS इन द इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट नंबर ऑफ ब्लो गिवन पर लेयर ऑफ द सॉइल, तो कितना होता है आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग कॉम्पैक्शन के अंदर इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट को पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको 2.6 kg उसका वेट देखने को मिलता है, 942 सीसी लगभग या 1000 सीसी का वॉल्यूम देखने को मिलता है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर 3 लेयर देखने को मिलती है। नंबर ऑफ ब्लोज की बात करते हैं तो 25 नंबर ऑफ ब्लोज देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग सेम ऐसे ही बात कर लेते हैं कि जो हैवी इंडियन स्टैंडर्ड में जो लाइट वेट या हैवी वेट कॉम्पैक्शन में होता है जहाँ पे 2.6 kg वेट होता है वहाँ पे हम लोग 4.89 kg लगभग वेट होता है रैमर का, और वॉल्यूम आपका 1000 सीसी होता है। नंबर ऑफ ब्लोज आपका जहाँ 25 ही होता है पर लेयर वहाँ पे 5 लेयर देखने को मिलती है। पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नंबर ऑफ लेयर जो पूछी है वो आपका लाइट कॉम्पैक्शन वेट के कसम पूछना है, तो यहाँ 25 नंबर ऑफ ब्लोज आपका हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लोज आपका 25 हो जाएगा। एग्जामिनेशन ऑफ टर्बिडिटी वाटर कम्स अंडर, मतलब बताना है कि जो हम लोग को टर्बिडिटी ऑफ वाटर निकालते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, फिजिकल में आता है, केमिकल में आता है, कि आपका किस में अंतर्गत आता है। तो आप सभी को बता दूं कि जो टर्बिडिटी आती है, जैसे हम लोग हमारा कोई वाटर हमारा होता है तो वाटर में जो भी हमारे वाटर का जब ट्रीटमेंट होता है तो उनमें हम लोग देखते हैं कि फिजिकल पैरामीटर इसमें क्या होते हैं, केमिकली क्या होते हैं, बायोलॉजिकल क्या होते हैं। तो फिजिकल में आपका एक तो हो गया सस्पेंडेड सॉलिड आता है, फिर आपका टर्बिडिटी आता है, फिर आपका ऑर्डर आता है, फिर आपका जो है कलर आता है, फिर आपका जो है टेम्परेचर आता है। तो ये 5 चीज़ें आपकी जो फिजिकल पैरामीटर में आती हैं जिनको हम लोग चेक करके पता करते हैं कि हमारा पानी पीने योग्य है या नहीं है, उसमें ऑर्डर कितना होना चाहिए, उसमें टर्बिडिटी कितनी होनी चाहिए। तो वही पूछा गया है कि जो टर्बिडिटी होती है किसके अंतर्गत आती है, तो आपकी टर्बिडिटी भैया जो आपकी आती है वो आपके फिजिकल पैरामीटर में आती है। ऑप्शन नंबर डी इसको हो जाएगा राइट आंसर। अगला है इकाई दहाई और सैकड़ों को रीड करने के लिए, तो भैया इकाई दहाई से अगर 3 डिजिट तक बात होगी तो हम लोग डायगोनल स्केल का यूज करते हैं। अच्छी प्रकाश में लिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो भैया जो अच्छी प्रकाश होती है उसमें वार्षिक व्यापक वार्षिक वलय नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात को भी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हिच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, तो आपको पता है कि जब भी हम लोग लेबलिंग करते हैं तो वहाँ पे 2 मेथड हम लोग पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं राइज एंड फॉल मेथड, एक पढ़ते हैं हम लोग जो है एक हम लोग पढ़ते हैं राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, और एक हम लोग पढ़ते हैं रिड्यूस लेवल वाला मेथड होता है जिसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है। तो जो आपका ये राइज एंड फॉल मेथड होता है, राइज एंड फॉल मेथड होता है, तो इसमें तो भैया बहुत टाइम लगता है करने में, क्योंकि इसमें आपको एक बैक साइड होती है, एक आपको इंटरमीडिएट साइड होती है और आपकी जो है फॉर साइड होती है। तो इसमें तीनों पॉइंट आपका आ जाता है, तो इसीलिए इसमें अधिक समय लगता है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है ये। और जो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है उसके अंदर केवल हम लोग बैक साइड रीडिंग और फॉर साइड रीडिंग को ही चेक कर पाते हैं, यहाँ पे इसको नहीं चेक कर पाते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग
Which method of calculating the RL of any point give the complete check up back for an intermediate observation? मतलब लेबलिंग की RL ऑफ एनी पॉइंट जो हम लोग कंप्लीट चेक करते हैं, वो ऐसी कौन सी मेथड है, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हम लोग बैक साइड को भी, फोर साइड को भी और इंटरमीडिएट साइड तीनों को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो आपका होता है राइज एंड फॉल मेथड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है व्हिच क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर ऑफ कमर्शियल ग्रेडिंग इज बेस्ड ऑन आपका डायमेंशन। तो ये भैया ग्रेड ए होता है, इसको ध्यान रखना होगा। ग्रेड ए आपका जो होता है डायमेंशन जनरल अपेयरेंस के लिए ही होता है। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ क्या होगा भैया, इसमें देखो यहाँ पे भैया बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसमें ए एक्स आपको निकालना पड़ेगा, आपको ए वाई निकालना पड़ेगा, फिर आपको ए जेड निकालना पड़ेगा। ये आपका है वेलोसिटी फैक्टर का है। आपका जो पता होगा कि आपका जो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन होता है। सारे वैल्यू निकालने के बाद फिर आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस आपका ए जेड स्क्वायर। इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा यू वी डब्ल्यू। तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी वाई प्लस डी यू बाई डी वाई डी जेड प्लस के डी यू बाई डी टी। ऐसे यहाँ पे आपका पढ़ना पड़ेगा आपको यू वी डब्लू। तो यहाँ हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई प्लस डी वी बाई डी जेड प्लस के डी वी बाई डी टी। इस प्रकार ए जेड का फंक्शन। तो ये तीनों फंक्शन आपको सॉल्व करने के बाद ही आपको ये क्वेश्चन लगा पाओगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आए इनको छोड़ सकते हो, इनको लगाने की कोशिश मत करिएगा। तो बताओ अगला क्वेश्चन आपका है कि ability of material to change its shape under load without cracking and to retain the shape after the load is removed known as। तो थोड़ा इस क्वेश्चन हमको डाउट लग रहा है यार कि मतलब ये तो थ्योरी कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी से मिल रही है, क्योंकि इलास्टिसिटी के अंदर ही ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि लोड लगने पर वो तो डिफॉर्मेशन हो जाता है, पर लोड हटाने के बाद अपनी को रिटेन कर लेता है, तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। पर यहाँ पे उसने प्लास्टिसिटी माना है। इससे बहुत से लोगों को क्वेश्चन गलत हुआ ये वाला क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या सही रहेगा इसमें। आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ ब्रिक नोन है, तो ये आपकी डबल कैंट ब्रिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन द पॉइजन रेशियो ऑफ सॉइल वाज फाउंड इन 1/3। मतलब कि जो आपका एक एक्सपेरिमेंट किया गया, पॉइजन रेशियो यहाँ कितना पाया गया, 0.33, मतलब म्यू मान 1/3 इसको लिख सकते हैं। एज्यूमिंग ए प्लेन स्टेन कंडीशन व्हाट वुड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। आप सभी को पता है के नॉट का एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है म्यू बाई 1 माइनस के म्यू। तो वैल्यू रखो 1/3 माइनस 1/1/3, तो हो जाएगा 1/3 और 3 में से हो जाएगा 2/3, मतलब 3/2। 3 से नहीं कैंसिल, 2 से 1 कैंसिल, तो हो जाएगा 0.5। तो इसका मान 0.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी है, उसका आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि रिटेनिंग वाल रिटेनिंग ड्राई कोहेजनलेस सॉइल द एंगल बिटवीन द फेलियर प्लेन से प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल अंडर एक्टिव स्टेट का होता है ये 45 प्लस के 5/2 पे आपका जो होता है फेलियर प्लेन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। तो आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं तो उस कॉम्पैक्शन बहुत सी चीज़ें होती है अफेक्ट करती हैं। आपका टाइप ऑफ सॉइल हो गया, अगर फाइन सॉइल होगी तो उसमें कॉम्पैक्शन इफेक्ट आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है। फिर मतलब कि उसमें वाटर करने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि इस वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल, फिर आपका मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन कैसे कर रहे हो, इस सब का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन टेम्परेचर का कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ता है। तो टेम्परेचर आपको कंपैक्शन के इफेक्ट में कोई इफेक्ट नहीं डालता है, इस बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग जल के पेज के लिए नहीं किया जाता है। तो ये अलग ही अजीब क्वेश्चन था। हम लोग वैसे तो पढ़ते हैं पेज मान मापने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर, तो ये है विद्युत मापी विधि। इसमें दिया विद्युत मापी विधि का उपयोग हम लोग पेज निकालने के लिए करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सही है गलत है, इसमें भी हमको डाउट ही लग रहा है। अब वोर्टिसिटी इज कितने टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ रोटेशन। तो जो आपकी वोर्टिसिटी होती है वो 2 टाइम्स ऑफ रोटेशन होती है। एक ये वोर्टिसिटी में और टाइम्स में रिलेशन होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका ए कोहेसिव फ्रैक्शनलेस सॉइल हैज एन इफेक्टिव कोहेशन ऑफ 20 kPa, इफेक्टिव फ्रैक्शन एंगल 18 डिग्री एंड यूनिट वेट इतना, डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक। तो डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक का जो फार्मूला होता है वो आपका 2c/γ√KA। यहाँ ए की के ए निकालने के लिए 1 माइनस साइन 18 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 18। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन करने थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ कोहेशन भी दिया है, गामा भी दिया है, लेकिन 18 डिग्री का मान नहीं पता होता। तो आप नॉर्मली करते क्या हो कि 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है।
30 का मान कितना होता है 1/2 मतलब 0.5 होता है। तो 18 डिग्री का जो मान होगा वो 30 और 0.50 के बीच में होगा, तो लगभग 0.20 समथिंग आप मान करके पूरा सॉल्यूशन कर सकते हो, आपका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना हो तो मतलब इसमें क्या है कि आपके पास अगर टाइम वहाँ पे है, इस ऐसे क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ दो। मार्क फॉर रिव्यू के लिए जब पहले छोड़ दो के बाद में जब टाइम बचे तो ऐसे क्वेश्चन पर दिमाग लगा सकते हो कि हाँ इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी पहले बार में ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने अभी पहले बार में इसको अटेम्प्ट नहीं किया था, बाद ही में किया था। क्रॉस सेक्शन मेथड ऑफ कंटूरिंग इज यूजफुल फॉर द सर्वे। जितने भी आपके क्रॉस सेक्शन मेथड होते हैं, जैसे मान लो कि कोई रोड है तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस सेक्शन इनमें क्रॉस सेक्शन तरीके से ऐसे क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं उनका कंटूरिंग करते हैं। तो ये किसके लिए होता है, रोड रेलवे और के लिए आपका यूजफुल होता है। प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल कहाँ यूज होती है, तो आपको पता है कलर ऑफ स्केल निकालने के लिए हमारा यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। सॉइल डिपॉजिट व्हिच आर फॉर्म बाय लैंड स्लाइड आर कॉल्ड। अब लैंड स्लाइड होगी, मान लो ये आपकी रॉक्स हैं, बहुत बड़ी चट्टान है, यहाँ से लैंड स्लाइड हुई, फिर ग्रेविटी के थ्रू ही नीचे आएगी ना, ग्रेविटी के थ्रू वहाँ पे आएगी, यहाँ सॉइल का फंक्शन होगा, तो आपकी कौन सी सॉइल है, कोलोबियल सॉइल कहलाती है। ठीक है, कोलोबियल सॉइल होगी। डेंसिटी इंडेक्स किसका रेशियो होता है, ये रेशियो होता है बल्क डेंसिटी का और आपका नॉर्मल डेंसिटी का ये रेशियो होता है। ठीक, अब यहाँ पे आता है फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन, कह रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड, मतलब कि समझ लीजिए ये आपका एक टैब है, यहाँ से पानी बाहर फ्लो होता है और यहाँ पे आपकी टोटी लगी हुई है। ठीक, आप आते हैं इस टोटी को बंद करने की कोशिश करते हैं कि पानी जो यहाँ से गिर रहा है इसको हमको बंद करना है। पहले इसको समझ लीजिए कंसेप्ट को, अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो जब इस टोटी बनी थी तो उस समय बताया गया था क्रिटिकल टाइम, कि जो क्रिटिकल टाइम होगा इस टोटी को बंद करने का वो मान लीजिए 4 सेकंड है, कि 4 सेकंड में आप इस टोटी को पूरा घुमा करके बंद कर दीजिए। पर हुआ क्या, हम जब पहुँचे इस टोटी को बंद करने, पानी बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहा था, हमको बंद करने में टाइम जो एक्चुअल लगा वो लग गया 6 सेकंड। 6 सेकंड लग गया। तो अब यहाँ पे बात करता है क्वेश्चन, दो तरीके से यहाँ बनता है कि एक कहता है ग्रेजुअल क्लोजर, एक कहता है सडन क्लोजर। मान लीजिए 4 सेकंड का टाइम था, अगर आपने 4 सेकंड से ज़्यादा का समय ले लिया तो कहीं ना कहीं आपने बहुत धीरे धीरे उसको बंद किया होगा। तो क्वेश्चन पढ़ो अब, इफ़ द टाइम रिक्वायर्ड टू क्लोज ए वाल्व ऑफ पाइप इज ग्रेटर देन 12/c, ये 12/c है ना, यहाँ पे एल क्या लेंथ ऑफ द पाइप है, सी क्या वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव है जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाटर हैमर प्रेशर। मतलब जैसे ही पानी यहाँ फ्लो होकर बाहर निकल रहा था, अगर इस टोटी को हम लोग बंद कर देंगे तो पानी अचानक से रुक जाएगा और ये जो पानी जिस वेलोसिटी से यहाँ आ रहा था ये वापस जाएगा और पाइप में हैमरिंग हैमरिंग एक्शन को जनरेट करेगा। ठीक है, इस हैमरिंग एक्शन को जनरेट करेगा तो ये यहाँ पे वेव जनरेट होगी, तो वो क्रिटिकल टाइम निकल के आता है कि 4 सेकंड के अंदर आपको बंद करना होगा पाइप को। देन द वाल्व क्लोजर इज सेड टू बी, मतलब जो टाइम आपको लग रहा है इस वाल्व को बंद करने में वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल टाइम से। तो कहीं ना कहीं आप पाइप को धीरे धीरे टोटी को बंद कर रहे होगे, तो वो कहलाता है ग्रेजुअल क्लोजर। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि इफ़ द टाइम रिक्वायर्ड टू क्लोज ए वाल्व ऑफ ए पाइप इज स्मॉलर देन 12/c, मतलब 4 सेकंड का जो टाइम है पर आप इसको 2 ही सेकंड में घुमा के तेजी से बंद कर देते हो, तो और ज़्यादा वेलोसिटी जनरेट होगी और ज़्यादा वाटर हैमिंग प्रेशर जनरेट होगा। तो लेकिन एक्चुअल टाइम बंद करने में 2 ही सेकंड लग रहा है, जब कम समय लगेगा तो मतलब सडन क्लोजर होगा, मतलब आपने अचानक से पानी को बंद कर दिया। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है, दोनों को आपको याद रखना है, एक सडन क्लोजर का, एक आपको ग्रेजुअल क्लोजर का, दोनों आपको भैया ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है व्हिच प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज यूजफुल टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एयर। व्हिच प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज यूजफुल टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एयर। तो क्या होता है भैया, होल टू पार्ट होता है यार। ठीक है, बिल्कुल होल टू पार्ट होता है। अब ये क्वेश्चन है आपका कि एक आपका जो स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट होता है उसमें नंबर ऑफ ब्लो को गिवन जो पर लेयर इनक्रीज टू 30। जैसे कि आपको पता है कि स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट हम लोग जो करते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ ब्लोज कितना होता है, 25 ब्लोज होता है। ठीक है, और 3 लेयर होती हैं, 2.6 kg का आपका वेट होता है। ठीक है, अगर यही और कॉम्पैक्टिंग एफर्ट हम लोग निकालते हैं तो इसका निकालते हैं कि
एच स्मॉल एन कैपिटल एन डिवाइड बाई वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कॉम्पैक्टिंग इफेक्ट को हम लोग निकालते हैं कि जो आपकी कॉम्पैक्टिंग इफेक्ट एनर्जी जनरेट होगी वो। डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, वही इसका वेट है 2.6 kg। एच क्या है, हाइट ऑफ फॉल होती है 310 mm उसकी जनरली होती है लाइट वेट कॉम्पैक्शन में। इनटू एन क्या है, नंबर ऑफ ब्लोज या नंबर ऑफ लेयर कह लो, 3 लेयर है। और फिर कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ ब्लोज है। तो यहाँ पे 25 ब्लोज ना होकर के नंबर ऑफ ब्लोज को 30 कर दिया गया है, तो यहाँ 30 से तो गुड़े डिवाइड बाई 1000। अब इतना करोगे तो आपका आ जाएगा 700 के लगभग आएगा। तो ये आपका जो होता है कॉम्पैक्टिंग इफेक्ट इस तरीके से निकाला जाता है, आपका फार्मूला है, आप इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, वर्क सेव्ड बाय फिटिंग एन एयर वेसल इन ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप व्हाइल इन केस ऑफ डबल रेसिप्रोकेटिंग पंप टू वर्क सेव्ड इज। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये वैल्यू रखने वाली चीज़ें हैं कि जो वर्क सेव्ड होता है अगर एयर वेसल को फिट कर दिया जाए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में तो 84.8% तक सेव हो जाता है। डबल में अगर वही लगाया जाता है तो वो 39.2% तक ही वर्क सेव्ड होता है। ये आपका रटने वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू ए सर्कुलर चैनल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। सर्कुलर चैनल से जो आपका मैक्सिमम फ्लो होता है वो आपका 0.95 टाइम्स डायमीटर ऑफ सर्कुलर सेबर होता है। तो ये मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए ये कंडीशन होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल का इनमें से कौन सा एक ऐसा उद्देश्य नहीं है। तो भैया देखो, सीवेज डिस्पोजल हम लोग जब करते हैं तो वो प्रिवेंट करता है आपको एक्यूमुलेशन को, प्रिवेंट करता है आपको डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्टेज को, जो आपका वेस्टेज होता है उसको हम लोग इलिमिनेट करता है। पर वो कभी भी सीवेज डिस्पोजल आपके ग्राउंड वाटर टेबल को एलिवेट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा नॉट एन ऑब्जेक्टिव। सीवेज डिस्पोजल कभी भी ग्राउंड वाटर टेबल को एलिवेट नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना, वही आपका गलत आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ स्टैटिक फ्लूइड एट पॉइंट इन द ऑल डायरेक्शन क्या होता है, तो आपका इक्वल होता है, क्योंकि पास्कल लॉ कहता है कि अगर कोई फ्लूइड स्टैटिक अवस्था में है तो उसके ऊपर अंदर लगने जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी सभी दिशाओं में क्या होगी, वो इक्वल होगी। मोस्ट प्रोबेबल नंबर इज द यूनिट टू मेजर द। तो मोस्ट प्रोबेबल नंबर, जैसे हमने बताया कि वाटर सॉरी भाई, वाटर जो आपका ट्रीटमेंट होता है, इस वाटर के ट्रीटमेंट में आपका जो है वाटर का जो आपका ट्रीटमेंट होता है, इस वाटर ट्रीटमेंट में आपको एक तो फिजिकल पढ़ना पड़ता है, एक आपको केमिकल, एक होता है बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल में ही आपको मोस्ट प्रोबेबल नंबर मतलब कि आपको कोलिफॉर्म की टेस्ट करना पड़ता है। देखो कुछ कोलिफॉर्म, कुछ आपके हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, कुछ आपके मतलब कि बैक्टीरिया होते हैं जो डिसीज़ कॉजिंग होते हैं, कुछ आपके डिसीज़ कॉजिंग नहीं होते हैं। पर कोलिफॉर्म का प्रेजेंट और रिप्रेजेंट होना ही बता देता है कि हमारे लिए ये हार्मफुल है या नहीं है। तो वही जो हम लोग कोलिफॉर्म इंडेक्स टेस्ट करते हैं वो आपका एमपीएन टेस्ट में करते हैं। ऑप्शन नंबर भी यहाँ हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, इन ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितनी होती है भैया। तो ध्यान रखना, डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितनी होती है, 135 एलपीसीडी होती है, इस बात को ध्यान रखना। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ स्क्वायर वाल, तो आपका जो डेड इंड सिस्टम होता है वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ आपका स्क्वायर वाल यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच of the following artificial stone is manufactured by blending silica soda with cement to provide fancy and ornamental flooring। तो इस बात को ध्यान रखना, ये आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है जो कि रैंसम स्टोन इसका आंसर होगा। क्या होगा, रैंसम स्टोन इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following artificial stone manufacturing by blending silica soda with cement to provide fancy and ornamental work, किस प्रकार का, तो आपका वही रैंसम स्टोन होता है, इसको ध्यान रखना है, इसका आंसर भी रैंसम जाएगा। अब ये पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और आंसर देते हैं हम लोग अच्छे से। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि रिफ्रैक्टरी डिनोट द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग और लूजिंग शेप। मतलब कि जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती है उसकी यह विशेषता होती है कि लंबे समय तक वो हाई टेम्परेचर को बिना पिघले, बिना अपनी शेप को लॉस किए हुए वो सह सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। मटेरियल रजिस्टर्ड प्रोलॉन्ग्ड टेम्परेचर ऑफ 1580 डिग्री सेंटीग्रेड आर मोर आर नोन एज रिफ्रैक्टरी। अगर कोई मटेरियल
1580 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक के टेम्परेचर को सहन कर सकती है, उसको हम लोग रिफ्रैक्टरी कहते हैं। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर ऑफ द राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 साथ यहाँ पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग कार्यालयों, आवासों और अन्य इमारतों से निकलने वाले विविध अपशिष्ट निर्माण सामग्री, टूटे फर्नीचर, रैक्स आदि को उठाने के लिए किया जाता है? तो भैया इसको हम लोग गार्बेज कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्बेज इसका राइट आंसर होगा। तो भैया यहाँ पे आपका पूरा 90 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप उसको क्वेश्चन नंबर डाल करके हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। भैया इस क्वेश्चन को फिर से बता दिए, मैं उसको फिर बता दूंगा। अब देखो, अब हमने आपको यूपीएमआरसी जेई की आपके सामने तैयारी की। यूपीएमआरसी जेई की हमने आपके साथ रॉ मार्क्स को भी डिस्कस कर दिया। यूपीएमआरसी जेई की हमने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी की वीडियो भी बना दी। यूपीएमआरसी जेई हमने फुल सॉल्यूशन भी करा दिया। अब हम यूपीएमआरसी जेई के ऊपर जो कोई वीडियो लेकर आएंगे, जब इसका रिजल्ट आएगा, जो वही सिलेक्शन होगा, वो हम उसको दिखाएंगे कौन कौन सेलेक्ट होता है, कैसे क्या इसमें होगा। अब यूपीएमआरसी कोई वीडियो नहीं आएगी। अब आगे क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में भैया बता देना है। क्या हम एसएससी जेई 2022 में 14, 15, 16 के जो चारों शिफ्ट के पेपर हुए हैं, क्या आपको उनके सॉल्यूशन चाहिए विद इसी तरह एक्सप्लेनेशन थे? आप लोग बताइए कि हाँ हमको चाहिए, तो हम उस पे वीडियो पे काम करेंगे और हम उस वीडियो को लेकर आएंगे। अदरवाइज मैंने सोचा है कि डीडीए जेई के लिए अब हम लोग तैयारी करते हैं, चाहे एग्जाम जब भी हो, उसके लिए हम लोग रोजाना 20 क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से उनको डिस्क्राइब करके चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सही रहेगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।